सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड जेके पीएससी के केएस प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है 2022 का, उसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई है। मॉक टेस्ट 1 जो है उसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज जो है उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट बी जो है मॉक टेस्ट 1 का वो लाया गया है। एंड इसमें जो बाकी 50 क्वेश्चन बचे हुए थे, आपको पता है पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे और अब जो अगले 50 क्वेश्चन हैं आपके वो इसमें कवर किए जाएंगे और इसके साथ ही आपका जो है मॉक टेस्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट 2 जो है एंड 3, कोशिश हमारी कम से कम 5 मॉक टेस्ट जो है वो आपको 31 जुलाई से पहले पहले दिए जाएं, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टारगेट आज का भी सेम ही रहेगा। क्वेश्चन का लेवल जो है अगेन मॉडरेट से लेकर टफ तक रखा गया है एंड स्कोर का आपको जो करना है वो है 40 आउट ऑफ 100, जिसमें 50 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा विद नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.33 रहेगी। ठीक है, 0.33 मीन्स आपका एक क्वेश्चन गलत है तो 0.66 मार्क्स जो है आपके वो कटेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर। तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला और क्वेश्चन नंबर 51 जो है स्मॉक टेस्ट का वो है भूट जोलिकिया विच इज़ हैज़ अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड इज़ ग्रोन इन विच स्टेट। ठीक है, एक मिर्ची का नाम है, हरी मिर्च का नाम है भुट जोलकिया। ठीक है, भुट जोलकिया जो है ये एक मिर्ची का नाम है जिसको अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाला गया है। सबसे हॉटेस्ट, सबसे तीखी मिर्ची जो है वो उसको माना गया है दुनिया की। भारत में ये उगाई जाती है। आपको बताना है कौन सी स्टेट में जो है ये उगाई जाती है। ठीक है, पॉज कीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। आंसर जो है इसका वो रहेगा ऑप्शन ए है आपका। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं इसमें इसको उगाया जाता है, पर्टिकुलरली आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच सिटी इज़ टू होस्ट द 2028 समर ओलंपिक्स। ठीक है, 2028 के समर ओलंपिक्स जो हैं कौन से देश में होने वाले हैं। हाल ही में आपको पता है 2020 के समर ओलंपिक जो हैं ये टोक्यो में हुए हैं, जापान में हुए हैं। एंड 2024 में अब जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी इसकी वो आपके पेरिस में होंगे, 2024 के समर ओलंपिक। और क्वेश्चन में जो है आपको वो 2028 के समर ओलंपिक के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पर होंगे। तो पॉज कीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। 20 का टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ है, 24 का पेरिस में होना है, 28 का जो है वो आपका लॉस एंजलिस में जो है वो शेड्यूल्ड रखा गया है। ठीक है, आंसर आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक बुक के ऊपर पूछा गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड जो है एक बुक लिखी गई है हाल ही में, उसको 2022 का मैंस बुकर प्राइज़ मिला है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया है कि 2022 का मैंस बुकर प्राइज़ किसको मिला है, कौन सी बुक को मिला है। तो वो है आपका टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड, इसे रेड समाधि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, रेड समाधि। ठीक है, ये रेड समीधि है, समाधि है, ऐसा कुछ नाम है इसको, इस नाम से भी जाना जाता है। ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक जो है आपकी गीतांजलि श्री ने लिखी है। इसको हाल ही में मेंस बुकर प्राइज़ जो है 2022 का वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, हाल ही में पद्मा ब्रिज जो है बांग्लादेश में बनाया गया है, इसके रिलेटेड जो है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। पद्मा ब्रिज जो है बांग्लादेश का सबसे बड़ा ब्रिज जो है ये हो जाएगा। जितने भी ब्रिज जो हैं बने हैं उसमें से सबसे बड़ा जो है ये ब्रिज अब पद्मा ब्रिज होने वाला है। तो इसको लेकर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है कि इट इज़ द 8th बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप ब्रिज। बिल्कुल, ये 8वां भारत का और बांग्लादेश के फ्रेंडशिप ब्रिज के नाम पर इसको माना जाता है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि इट इज़ बिल्ड अवर पद्मा रिवर। बिल्कुल, ये भी सही स्टेटमेंट है, पद्मा रिवर के ऊपर बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम पद्मा ब्रिज पड़ा है। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज डन बाय चाइनीज़ कंपनी, के चाइनीज़ कंपनी ने इसको बनाया है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है सारी चाइनीज़ कंपनी के द्वारा हुई है। बिल्कुल, ये भी सही स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट 4 जो है ये आपकी ये इनकरेक्ट है। इट इज़ पार्शली फंडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। बिल्कुल भी नहीं, ये फुली जो है ये बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा फंडेड किया गया है। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने सारा पैसा दिया है। पहले कहा गया था कि शेयरिंग में होगा, लेकिन फाइनली फिर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाएगा। तो बाहर से कोई भी फंडिंग इसकी नहीं हुई है, पूरा का पूरा बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से पैसा लगाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर इन दिस केस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से आ जाता है। एक फेयर का नाम दिया गया है मेदेराम जथारा। ठीक है, मेदेराम जथारा
आई होप आपने सुना होगा। मेदेराम जथारा जो है, हाल ही में ये फेस्टिवल जो है, फेयर जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। इसके रिलेटेड आपको बताना है स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। पहली स्टेटमेंट इज़ द लार्जेस्ट फेयर इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा फेयर जो है, क्या ये मेदेराम जतारा है या नहीं। मेदेराम जतारा सबसे पहले तो आपको बताऊं तो तेलंगाना में जो है इसको मनाया जाता है, तेलंगाना स्टेट में इसको मनाया जाता है। कौन सा ट्राइब इसको मनाता है ये हम दूसरी स्टेटमेंट में देखेंगे कि सही है या गलत है। पहली स्टेटमेंट फिलहाल ये कहती है कि लार्जेस्ट फेयर इंडिया का है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। लार्जेस्ट फेयर जो है आप भारत का, वो है कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला जो है वो आपका लार्जेस्ट फेस्टिवल भारत का माना जाता है। और इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आपका, वो मेदेराम जतारा माना जाता है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है कि इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय कोया ट्राइब्स फॉर 4 डेज। ठीक है, फॉर 4 डेज है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तेलंगाना में मनाया जाता है और कोया ट्राइब के द्वारा जो है ये मनाया जाता है, और ये फेयर जो है ये लगभग 4 दिन तक चलता है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि इट इज़ सेलिब्रेटेड वंस एवरी 2 ईयर, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2 साल में एक बार मनाया जाता है कोया ट्राइब के द्वारा, तेलंगाना में मनाया जाता है, सेकंड लार्जेस्ट फेयर है भारत का, और 2 साल में एक बार मनाया जाता है 4 दिन के लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही कौन सी हुई आपकी, 2 एंड 3 इज़ द राइट स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड यूनियन कैबिनेट अप्रूव एमओयू रिगार्डिंग द पीसफुल कोऑपरेशन इन पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस। हाल ही में भारत ने कौन से देश की कैबिनेट के साथ जो है एमओयू साइन किया है आउटर स्पेस के पीसफुल यूज़ को लेकर। तो हाल ही में किया गया है ये भूटान की गवर्नमेंट के साथ। तो भूटान की गवर्नमेंट और भारत ने एमओयू साइन किया है ताकि आउटर स्पेस जो है उसकी पीसफुल यूज़ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है सुदर्शना लेक पर। तो सुदर्शना लेक जो है, सुदर्शना लेक गिरनार की एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। ओरिजिनली इसको किसने बनाया था, ये है सबसे पहले तो आपका एक क्वेश्चन बन गया है। ओरिजिनली इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, लेकिन लेटर ऑन इसको रेनोवेट किया गया था। रुद्रधामा गुजरात के जो रूलर थे रुद्रधामा, इन्होंने इसको रेनोवेट किया था। आपका सवाल है कि ये जो रुद्रधामा थे ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका बन गया है सुदर्शन लेक जो है किसने बनाई है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई है। इसको रेनोवेट किसने किया है, रुद्रधामा ऑफ गुजरात। एंड कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये साका डायनेस्टी के थे, शाका नहीं है, साका, साका डायनेस्टी। टाइपिंग एरर है, प्लीज़ देख लीजिएगा इसको। साका एरर जो है, साका डायनेस्टी के जो हैं वो राजा थे रुद्रधामा गुजरात, जिन्होंने सुदर्शना लेक को रेनोवेट करवाया और बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद एंशियंट इंडिया का एक सवाल है कि एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एक टर्म जो है वो दी गई है, वो है कुतागरशाला। ठीक है, कुतागरशाला जो है ये एक टर्म है, ये किस चीज़ को डेनोट करती थी एंशियंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो कुतागरशाला जो है एक मर्चेंट्स जो इधर उधर जाते थे, तो मर्चेंट्स के रहने का एक प्लेस था जहाँ पर वो शाम होते टाइम वो रहते थे, और वहाँ पर जो है वो डिस्कशन और डिबेट्स जो है वो आपस में करते थे जब भी मर्चेंट्स जो है किसी जगह पर रहते थे। ठीक है, तो इट इज़ अ प्लेस ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन। ठीक है, कुतागरशाला। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्रीटी ऑफ पुरंदार जो है 1665 में हुई है, किसके बीच जो है ये हुई थी ट्रीटी ऑफ पुरंदार। तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, राजा जय सिंह ऑफ अंबर। राजा जय सिंह जो है ये मुगल्स की तरफ से लड़ रहे थे तब, और साथ जो अगेंस्ट जो इनके थे वो थे छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हुई थी ट्रीटी ऑफ पुरंदार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डांस फॉर्म पर है, लवानी डांस फॉर्म जो है ये किस स्टेट का फोक डांस है, तो लावानी जो है ये महाराष्ट्र का आपका फोक डांस है, लावनी। ठीक है, लवानी हम बोलिए, लावनी बोलिए, जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है कि नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। ठीक है, कि प्री हिस्ट्रिक इंडिया के कोई भी रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये एक ऐसा दौर था जिसके रिटन रिकॉर्ड जो हैं अभी तक हमारे पास नहीं है। कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो डिस्कवर ज़रूर हुई हैं इस एरा की, बस वही पेंटिंग्स है जिसके द्वारा ये पहचाना जाता है कि ये कौन से टाइम के बीच में हुआ होगा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि भीमबतिका रॉक शेल्टर जो है इसकी पेंटिंग्स हैं ये अपर पैलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक पीरियड की हैं, तो क्या ये सही स्टेटमेंट है या नहीं। तो भीमबतिका जो है ये भी प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग का ही एक पार्ट है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो पेंटिंग्स हैं पैलियोलिथिक एंड मेजोलिथिक पीरियड्स की हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच फैक्टर लेड टू द ओरिजिन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म इंडिया। भारत में बुद्धिज़्म और जैनिज्म के डेवलप होने के लिए मेन कारण इनमें से क्या थे। पहला स्टेटमेंट है कि शूद्रास अलॉन्ग विद वुमेन्स वर बार्ड फ्रॉम टेकिंग वैदिक स्टडीज़। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। शूद्रास जो हैं उनको और वीमेंस को जहाँ पर ये नहीं कहा जाता था कि आप कोई स्टडीज़ जो हैं कीजिए वेद वगैरह की, सिर्फ मेल्स जो थे वो भी अपर कास्ट के, उनको ही अलो किया जाता था। खासकर जिनको संस्कृत आती थी सिर्फ वही जो थे वैदिक स्टडीज़ में इनको इन्वॉल्वमेंट थी। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि अमंग द फोर वर्नाज क्षत्रिय रिएक्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक डोमिनियंस ऑफ ब्राह्मण। ये भी स्टेटमेंट सही है कि चार वर्ण में से क्षत्रिय जो थे, जो कि डोमिनेशन जो थी ब्राह्मण्स की वैदिक स्टडीज़ में, उसके खिलाफ उठकर आए कि ये गलत है, सबको जो है वो वैदिक स्टडी पढ़ने का हक होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर इसका भी रहेगा बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कौन सी इनमें से साइट है जो कि इंदस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं है। तो इसमें से इंदस वैली सिविलाइजेशन की साइट कौन सी नहीं है। 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन है। यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आता या नहीं ये, सॉरी, यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये जेकेपीएसआई का जो हाल ही में पेपर हुआ है उसमें जो है ये पेपर आपको देखने को मिला था, ये क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, तो इसका आंसर है वो है सोहागुड़ा। ठीक है, सोहागुड़ा जो है ये अशोका के टाइम की जो है एक हम कह सकते हैं इंस्क्रिप्शन है। इट इज़ नॉट अ इंदस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सोहागुड़ा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्ज़ा गालिब के ऊपर है। मिर्ज़ा गालिब जो कि बहुत फेमस पॉइंट थे, भारत के पोइट थे। तो ये किसके कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं, यानी इनके टाइम में कौन सा महान राजा जो था वो जीवित था, या जिसके टाइम के ये दोनों रहते हैं। तो ये थे बहादुर शाह जफ़र जो हैं, इनके जो हैं खास ये कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल गुम्बज़ जो है ये किसके द्वारा, कौन सी सल्तनत के द्वारा जो है वो किस राज्य की सल्तनत के द्वारा के अंडर बनाया गया था गोल गुम्बज़। तो ये था आपका आदिल शाही डायनेस्टी। ठीक है, आदिल शाही सल्तनत के अंदर जो है ये गोल गुम्बज़ आपका बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मुग़ल एम्परर ने जो है दुस अस्पा सी अस्पा सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम में। ठीक है, सबसे पहले तो मनसबदारी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी सिस्टम में एक हम कह सकते हैं कि एक इनोवेशन की गई, एक अमेंडमेंट किया गया और एक टर्म जो है इंट्रोड्यूस की गई, दुस अस्पा सी अस्पा। ठीक है, इसमें क्या था कि जो मिलिट्री ऑफिशियल जितने भी थे उनमें से कौन सा ज़्यादा कम्पिटिटिव है वो उनको प्रूव करना था, और उसको फिर रिवार्ड्स वगैरह जो है वो दिए जाते थे। तो दुस अस्पा सी अस्पा मीन्स सबसे जो एफिशिएंट आपका मिलिट्री कमांडर रहेगा। तो ये टर्म जो है ये जहांगीर के टाइम में जो है वो ली गई थी, जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था दुस अस्पा से अस्पा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लॉर्ड वेलेसे के द्वारा जो है सेंसरशिप प्रेस एक्ट पास किया गया था 18वीं सदी में, क्यों किया गया था, क्या इसके पीछे रीज़न था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट किसके द्वारा पास किया गया, लॉर्ड वेलेसे के द्वारा पास किया गया था। मेन इसका था जो कारण वो था कि फ्रेंच इन्वेजन जो है कहीं बात में ना हो जाए, फ्रेंच काफ़ी डोमिनेट हो गए थे, जो दूसरी ब्रिटिश टेरिटरी थी उस पर काफ़ी हावी हो गए थे। तो ब्रिटिशर्स को डर लगा कहीं इंडिया में भी जो है वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू प्रोपोगेशन, कोई प्रोपोगेंडा ना फैलाएं जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को हार्म ना हो जाए। इसकी वजह से प्रेस एक्ट्स जो है उनको सेंसरशिप लगाएगी, उसमें जो कंटेंट हैं वो फिर ब्रिटिशर्स की मर्ज़ी से ही जो है वो पब्लिश किए जाएंगे इस रूल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है वुड्स डिस्पैच को लेकर कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से बताया गया है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नॉट करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहाँ पर ये कहा गया कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशन होगी वो सेक्युलर टर्म्स पर होगी। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ लैंग्वेज रहेगा हायर स्टडीज़ के लिए। वर्नाक्यूलर जो है लैंग्वेज वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए कंपलसरी रहेगी। और चौथा स्टेटमेंट भी सही है कि हर एक प्रोविंस में जो है एक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो लाया जाएगा, ये कहा गया था। बाकी पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर फीमेल्स की एजुकेशन के बारे में बहुत तरीके से अच्छी तरीके से जिक्र था, वोकेशनल एजुकेशन का भी इसमें प्रावधान था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। उसके बाद है आपका वर्नाक्यूलर एजुकेशन जो है ये पूछा गया है कि वर्नाक्यूलर एजुकेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट है कि उसमें बताया गया कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ विलेज एजुकेशन
थ्रू द मीडियम ऑफ वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। तो वह नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में विलेज एजुकेशन जो है वो उसका मीडियम वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस की बेसिस पर रहे। तो ये मॉडल किसके द्वारा लाया गया था? तो ये था आपका जेम्स जॉनथन थॉमसन। ठीक है, इनका पूरा नाम था जेम्स जॉनसन थॉमसन। तो इनके द्वारा ये स्कीम लाई गई कि विलेज एजुकेशन जो है वो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। उसके बाद है फेमस प्लेज मूवमेंट। प्लेज मूवमेंट को बताया गया है, फेमस प्लेज मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी टू इंस्पायर द पीपल टू टेक एन ओथ टू प्रोहिबिट द चाइल्ड मैरिज। ठीक है, प्लेज मूवमेंट किसके लिए थी? क्या प्लेज खानी थी? लोगों को ये कसम खानी थी कि हम चाइल्ड मैरिजेज जो हैं, बच्चों की शादियां जो हैं, खासकर लड़की जब कम उम्र की थी तो उसकी शादी नहीं करवाएंगे। ये मूवमेंट जो है चलाई गई थी भारत में एक टाइम में। किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये थी आपकी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। ठीक है, इसको नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। बनाई किसके द्वारा गई थी? तो एम जी रेनडे के द्वारा बनाई गई थी। एम जी रेनडे ने उसको बनाया था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, और इनके द्वारा जो है मूवमेंट चली थी। प्लेज मूवमेंट ये थी किसके लिए? चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ड्रेन का मतलब ये था वो प्रोपोर्शन नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इनकम का जो कि भारतीयों को अवेलेबल नहीं था, और अंग्रेज़ जो हैं वो ब्रिटिशर्स जो है वो ब्रिटिश में ले जा रहे थे। और ये थ्योरी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उलुघन रिवॉल्ट जो है उलगुलन रिवॉल्ट जो है ये किसके द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था? किसने इसको स्टार्ट किया था? तो उलगुलन मूवमेंट जो है ये आपकी बिरसा मुंडा के द्वारा जो है वो चलाई गई थी। बिरसा मुंडा, ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिजन सेवक संघ जो है ये किसके द्वारा बनाया गया? हरिजन सेवक संघ जो है ये इजी क्वेश्चन है, एक महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था 1932 में, जब अंबेडकर और इनके बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ था आफ्टर कम्युनल अवार्ड्स। ठीक है, उसके बाद कैपिटल गुड्स को लेकर जो है ये आपकी कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि डायरेक्टली तो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन वो आगे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा जैसे जो कि हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक ओवन की बात करें तो ओवन एक कैपिटल गुड है, जिसको हम ओवन को तो खा नहीं सकते, लेकिन ओवन जो है वो हमें आगे कुछ ऐसी चीज़ें बना कर दे सकती है खाने वाली, चाहे आपका केक हो, चाहे आपका पिज़्ज़ा हो, जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं। इसलिए ओवन जो है ये आपका कैपिटल गुड आ गया। रेफ्रिजरेटर जो है ये आपका एक कैपिटल गुड आ गया, जिसको डायरेक्टली तो हम खा नहीं सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ रेफ्रिजरेटर आपको पानी ठंडा करके दे सकता है, जो कि इनडायरेक्टली जो हम पानी वो वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स क्या होगा? दीज आर द गुड्स दैट मेक द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड फिजिबल येट दे डू नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रोसेस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी चीज़ें जो कि हम खाएंगे उनको बनाने में मदद करती है, लेकिन खुद इसमें कोई बदलाव नहीं आता। एंड सेकंड स्टेटमेंट है कि दीज आर द फाइनल गुड्स बट दे आर नॉट द फाइनल गुड टू बी अल्टीमेटली कंज्यूम। कि होती तो ये फाइनल गुड्स हैं, लेकिन इन ये वो भी फाइनल नहीं होती जिनको हम खा सकते हैं। ये आगे हमें और फर्दर चीज़ें बना के देती है जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज़ मेंट बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का क्या मतलब है आपके लिए? नेशनल इनकम का मतलब जो है अटेम्प्ट कीजिएगा ऑप्शन में, और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। जितनी भी फैक्टर इनकम आ रही है सम टोटल जो उसका वो नेशनल इनकम कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो एसएलआर को लेकर है, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ गोल्ड। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वो प्रोपोर्शन जो कि अमाउंट है नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी का, जो कि बैंक खुद में मेंटेन करता है, अपने अंदर मेंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ गोल्ड एक्सेट्रा, कैश वगैरह भी इसमें आ जाता है। स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। सेकंड स्टेटमेंट, आरबीआई कैन पेनलाइज द बैंक फॉर फेलिंग टू मेंटेन द मैंडेटेड एसएलआर। तो एसएलआर अगर कोई बैंक मेंटेन नहीं करता तो आरबीआई क्या उस पर पेनलाइज कर सकती है, उस पर पेनल्टी लगा सकती है? बिल्कुल लगाएगी। अगर पेनल्टी का प्रोविजन ही ना हो तो कोई बैंक एसएलआर मेंटेन ही ना करे। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये बजट के अंदर इसको किस हेड में रखा जाता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स या कोई भी टैक्स हो आपका, वो आपका रेवेन्यू रिसीट्स में आता है। ठीक है, रिसीट है और रेवेन्यू रिसीट है,
चलता रहता है महीने के बेसिस पर, डेली बेसिस पर भी। नेक्स्ट आपका हेलीकॉप्टर मनी टर्म जो है यूज़ किया गया। हेलीकॉप्टर मनी क्या है? हेलीकॉप्टर मनी वो मनी होती है जब आरबीआई जो है डायरेक्टली जो है प्रिंट करके मनी मार्केट में सप्लाई कर दे, उसको हम हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द लार्ज सम ऑफ मनी प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, दिस इज़ नोन एज द हेलीकॉप्टर मनी। ऑल्दो काफ़ी रिस्की रहती है, किसी भी इकॉनमी के लिए काफ़ी रिस्की है, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाता है इसकी वजह से, इसलिए इसको बड़ा रेयरली जो है यूज़ किया जाता है जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्वलाइजेशन लिवाई के ऊपर क्वेश्चन है। इक्वलाइजेशन लिवाई को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ पेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय सर्विस रिसिपिएंट, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इट इज़ नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स है जो कि पेमेंट के टाइम जो है जो सर्विस ले रहा है इंसान वो पे करता है, तो यह है डायरेक्ट टैक्स। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है द टैक्स अप्लाइज टू ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ऑन वेबसाइट, ठीक है। तो ये ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स पर भी लगता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट आल्सो कवर द ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉन रेजिडेंट, ठीक है। नॉन रेजिडेंट्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है उस पर भी ये लिवाई लगता है, बिल्कुल लगता है। ऑप्शन आपका वो है 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई जो है उसको बैंकर ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। किस सेंस में कहा जाता है, कौन सी स्टेटमेंट के द्वारा, ठीक है। पहला है कि आरबीआई मेक अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक सेक्टर बैंक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपॉइंटमेंट करवाती है, बिल्कुल गलत जवाब है, कोई भी आरबीआई अपॉइंटमेंट नहीं करवाती। दूसरा, आरबीआई हैंडल द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, इसीलिए इसको जो है वो बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। एंड थर्ड है आरबीआई सुपरवाइज द एनुअल बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, तो ये भी गलत है। आरबीआई का कोई बजट से लेना देना नहीं होता, जितना मर्जी जैसे मर्जी बजट पेश हो, आरबीआई जो है उसको सुपरवाइज नहीं करती, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है रिडक्शन इन रेपो रेट। अगर रेपो रेट जो है वो रिड्यूस किया जाता है आरबीआई की तरफ से, तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। रिड्यूस होगा रेपो रेट तो मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, याद रखिएगा, पैसा लोगों के हाथ में ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन को बढ़ने का चांसेस रहेगा, बिल्कुल रहेगा। पैसा ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्राउथ भी ज़्यादा रहेगी, बिल्कुल। ग्राउथ और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ ही चलते हैं, इन्फ्लेशन है तो ग्राउथ है, इसका मतलब। वो दूसरा है कि लोगों के हाथ में पैसा होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, मार्केट से लोग चीज़ खरीदना पसंद करेंगे। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर है, कौन सी स्टेटमेंट सही है बताना है। इट इज़ एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रजिस्टर्ड विद आरबीआई, गलत स्टेटमेंट है, ये आरबीआई के साथ नहीं, ये सेबी के साथ रजिस्टर होता है। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ यूज फॉर द इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट इक्विटी एंड अदर डाइवर्सिफाइड सेक्टर, तो इन्वेस्टमेंट फंड है तो इन्वेस्टमेंट तो यूज़ होगा ही, सही स्टेटमेंट है। एंड थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द सोल इन्वेस्टर इन एनआईआईएफ, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है आपका, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सिर्फ 49% शेयर इसके होल्ड करती है, बाकी 50% जो है वो प्राइवेट बैंक्स के पास है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी इज़ द ओनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेमेंट बैंक्स जो हैं उसके क्या क्या फंक्शन हैं ये आपको बताने हैं। पेमेंट्स बैंक जो हैं वो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड पेंशन को जो है वो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बिल पेमेंट सर्विसेज कस्टमर्स को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। एनआरआई डिपॉजिट्स जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। एनआरआई डिपॉजिट्स ये नहीं ले सकते, ये लोन नहीं दे सकते, ये आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, ठीक है। तो लोन नहीं दे सकते, आपको क्रेडिट कार्ड जो है ये नहीं दे सकते, एनआरआई डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद चौथा है फंक्शन एज बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। एंड हैंडल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज, ये भी कर सकते हैं। तो 1, 2, 4 एंड 5 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आपकी वो आरबीआई के द्वारा पब्लिश की जाती है। देन आपका नेक्स्ट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो है एक तरह का लोन है आरबीआई जो है बैंकों को देती है, जब उसकी बाकी जो लोन लेने वाली जितनी भी स्कीम्स हैं वो उसका फंड अगर यूज़ कर लेगी तो एमएसएफ जो है वो दिया जाता है, लेकिन ये जो है रेपो रेट से थोड़ा हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर दिया जाता है, तो पेनल्टी के तौर पर, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ द ओवरनाइट लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक विद हाइयर इंटरेस्ट रेट देन द रेपो रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट जो है ये किसके अंडर, कौन से एक्ट के अंदर आता है, तो ये आपका FRBM एक्ट जो है 2003 का, उसके अंडर आता है। 2020 प्रीलिम्स का जो है यूपीएससी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुगर कैन प्राइसिंग को लेकर है। पहला स्टेटमेंट है कि बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू फिक्स द प्राइस ऑफ शुगर केन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। शुगर केन का प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है। दूसरा है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, जो है ये मिनिमम प्राइस है जिसमें शुगर कैन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो फार्मर से लेती है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बिल्कुल शुगर कैंस के लिए ही, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है इसके रेट पर नहीं लेती, बल्कि जो आपके मिल ऑनर होते हैं वो इस रेट पर जो है वो शुगर कैन जो है वो शुगर फार्मर से लेते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट नहीं लेती है, शुगर ऑनर रहते हैं, तो ये गलत रहेगा। प्राइस ऑफ शुगर इज़ मार्केट डिटरमाइन, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। प्राइस जो है इसका वो मार्केट डिटरमाइन रहेगा। ठीक है, तो इसका 1 और 3 जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट आते हैं, तो पहला है नाइट्रोजन, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में जो है ये नाइट्रोजन नहीं होता। फॉस्फोरस होता है आपका, पोटैश होता है, और साथ ही साथ जो है आपका सल्फर नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका वो है 2 और 3 इसका राइट आंसर। उसके बाद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, अगर मान लीजिए कि डिफ्लेशन की सिचुएशन है, डिफ्लेशन मीन्स प्राइसेस काफ़ी कम हो गए हैं इकोनॉमी में चीज़ों के, वो भी जो है वो अच्छे नहीं रहते किसी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा देर तक, तो उस हालात में क्या करेगी गवर्नमेंट, तो उस हालात में स्पेंडिंग बढ़ा देगी। बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स रेट जो उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, रेपो रेट उसको कम कर दिया जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो बढ़ाएंगे तो पैसा और कम हो जाएगा। पैसा डालना है मार्केट में अगर डिफ्लेशन को ख़त्म करना है, तो पहले 3 जो है वो सही है, 1, 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है, अगर गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट काफ़ी हाई हो जाए तो क्या क्या इसके असर आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को। फिजिकल डेफिसिट होता ही है जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है। ठीक है, उसके बाद क्राउडिंग इन इफेक्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर, ये नहीं है, क्राउडिंग इन नहीं होगी, क्राउडिंग आउट हो जाएगी। सारा पैसा सरकार बोरो कर लेगी, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ पैसा नहीं बचेगा। तो क्राउडिंग इन नहीं होगी, क्राउडिंग आउट होगी। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन, बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। फिजिकल डेफिसिट होगा तो इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ेगा, और डेप्रिसिएशन जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन है 1, 3 और 4 द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस सेक्टर जो है भारत में, इसको कौन रेगुलेट, तो इंश्योरेंस सेक्टर जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI जो है, ठीक है, IRDAI जो है ये पूरी है। अगेन जो है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो IRDAI जो है इसका आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कुछ स्टेटमेंट अगेन इन्फ्लेशन को लेकर है। इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज अनडिज़ायरेबल फॉर द इकॉनमी, गलत है। इन्फ्लेशन हमेशा जो है वो अनडिज़ायरेबल नहीं होती, कुछ हद तक जो है इन्फ्लेशन ज़रूरी भी है, उससे ज़्यादा होगी तो फिर मुश्किल होगा। जैसे भारत में जो है 2 से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन जो है उसको अच्छा माना जाता है। अगर इससे ऊपर होगा तो नुकसान होगा, इससे नीचे होगा तो भी नुकसान होगा, बीच में जो है वो ठीक है। डिसइन्फ्लेशन इज़ द रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बिल्कुल डिसइन्फ्लेशन का यही मतलब होता है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसमें गिरावट आ रही है, यानी पहले 2% इन्फ्लेशन थी तो अब 1% हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है स्टैगफ्लेशन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को इनफेक्टिव बना देती है। बिल्कुल स्टैगफ्लेशन में अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, इन्फ्लेशन भी होगी, तो पॉलिसीज़ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आंसर है 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। सेस एंड सरचार्जेस को लेकर स्टेटमेंट है, कौन सा सही स्टेटमेंट है, तो सेस वो चीज़ है जो कि पर्टिकुलर चीज़ पर लगाई जाती है और सिर्फ उसी फील्ड में ही उसको खर्च किया जाता है। सरचार्जेस जो हैं ये भी किसी मकसद से लगाए जाते हैं, लेकिन इसको आप जो है स्पेंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ पर। ठीक है, तो जनरली कहता है कि सरचार्जेस कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज, बट सेस हैज़ अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी यूज फॉर दैट स्पेसिफिक पर्सन ओनली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका वो है कि टैक्सेस के ऊपर है, ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, तो डायरेक्ट टैक्सेस ज़रूर जो है प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में, लेकिन सारे डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं प्रोग्रेसिव नहीं होते। प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है, जैसे जैसे इनकम आपकी कम है तो टैक्स भी कम देना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं, लेकिन अगर आप कॉरपोरेशन टैक्स की बात करोगे तो ये बढ़ता नहीं है, ये सारा एक ही है। ठीक है, आप चाहे 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, आपके ऊपर 22% ही टैक्स लगेगा। ठीक है, उसके बाद ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोपोर्शनल नेचर, ये भी गलत स्टेटमेंट है आपका, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो नहीं भी होते, जैसे आपका
जीएसटी हो गया, ठीक है। जीएसटी कुछ लोग 5% दे रहे हैं, कुछ लोग 12% भी दे रहे हैं, कुछ लोग 18% भी दे रहे हैं, कुछ 28 भी दे रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में कि इनकम टैक्स इन इंडिया इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये स्टेटमेंट सही है। इनकम टैक्स जो है आपको पता स्लैब्स लगी हैं, जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा है उसको टैक्स भी उतना ज़्यादा देना है, तो ये प्रोग्रेसिव है नेचर में, ठीक है। तो ओनली 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है फिजिकल पॉलिसी। अगर आप वेल प्लान फिजिकल पॉलिसी बनाते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे? तो उससे इन्फ्लेशन रुकेगी, उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इंक्लूसिव ग्राउथ होगी, रीजनल इक्वालिटी ग्राउथ होगी, यानी हर रीजन इक्वली ग्राउथ करेगा, एक्सचेंज रेट जो है उसमें भी स्टेबिलिटी आएगी। तो सारे ही सही आंसर हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है ये कौन पब्लिश करता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट होती है और ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है वो पब्लिश की जाती है। उसके बाद है भारत का जो प्रियम्बल है उसमें इक्वालिटी जो है ये किस किस चीज़ की इक्वालिटी जो है भारत के सिटीजन्स को दी गई है इक्वालिटी, और इसका आंसर जो है आपका वो रहेगा स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की ही दी गई है, ठीक है। तो सिर्फ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की जो है इक्वालिटी भारत के हर नागरिक को दी गई है। उसके बाद है नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बी रहेगा। इट फोकस ऑन क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉर द वीकर डिस्ट्रिक्ट फॉर द इमीडिएट इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुसुम स्कीम है। कुसुम स्कीम जो है किसके रिलेटेड है? इसमें सोलर पंप्स जो हैं वो फार्मर्स को दिए जा रहे हैं ताकि वो इरिगेशन जो है वो अच्छी फैसिलिटी उनको मिल सके, ठीक है, इरिगेशन एक्सेस उनको अच्छा मिल सके। और आखिर में आपका है वो है ग्लोनास जो है वो सैटेलाइट है एक, हम कह सकते हैं, ठीक है, सैटेलाइट है एक, तो हाल ही में न्यूज़ में देखी गई है। तो ये कौन सी कंट्री की एक टेक्नोलॉजी है? तो ये आपकी आ जाती है रशिया की टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ग्लोनास जो है रशिया की एक सैटेलाइट है। तो इस तरह से आपका जो है ये पहला मॉक टेस्ट जो है वो ख़त्म होता है। बताइएगा आपने कितने अटैम्प्ट किए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। इसके बाद जो है अगले मॉक टेस्ट जो है उसका कैसा लेवल हमें रखना चाहिए, और कब और कितने मॉक टेस्ट जो हैं उसके आपको कम से कम ज़रूरत है, ज़रूर डिस्कस कीजिए कमेंट सेक्शन में। आगे जो है मॉक टेस्ट 2 जो है वो आपके लिए जल्द लाया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।